वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2018 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन पार्ट बी में यानी कि आपके मार्क्स 3 के थे एंड 3 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में से थे जो 4.75 मार्क्स से थे। क्वेश्चन इस बार थोड़े से ईजी हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने बेसिक्स पढ़े हुए और थोड़ी प्रैक्टिस करी है तो चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी। ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है चीज़ें इस बार। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ Wronskian। लेट y1x एंड y2x आर द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द डोमेन -π/2 to π/2। डोमेन इंपॉर्टेंट है, इस डोमेन की वजह से आप पूरे की पूरी इक्वेशन में cos x से डिवाइड लगा सकते हैं। विद y1 एट 0 पर वैल्यू √2 गिवन है आपको, y1 डैश एट 0 पर आपको वैल्यू गिवन है 1, y2 एट 0 पर वैल्यू गिवन है माइनस के √2 एंड y2 डैश एट 0 पर वैल्यू गिवन है आपको 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Wronskian ऑफ y1 एंड y2 एट पॉइंट π/4। एंड आपको जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन इज cos x y डबल डैश प्लस sin x y डैश माइनस 1 प्लस e पावर माइनस x इंटू y इज इक्वल टू 0 एंड डोमेन गिवन है -π/2 to π/2। सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप Wronskian देखें, Wronskian इज गिवन बाय y1 डैश y2 डैश का डिटर्मिनेंट होता है विच इज सेम एज y2 डैश माइनस के y1 डैश y2। तो अगर आपको 0 पर ये वैल्यू गिवन है तो Wronskian फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट 0। सो Wronskian एट 0 विल बी y1 एट 0, y2 डैश एट 0 माइनस y1 डैश एट 0 एंड y2 एट 0। तो y1 एट 0 पर आपको मिलेगा, y1 एट 0 पर वैल्यू √2 गिवन है, दिस इज √2 y2 डैश एट 0, सो दिस इज 2 माइनस y1 डैश एट 0 विच इज 1, y2 एट 0 विच इज माइनस ऑफ √2, सो इट विल बी प्लस ऑफ √2। सो 2√2 प्लस √2 दिस विल बी 3√2, ये आ जाएगा। तो आपका Wronskian एट पॉइंट 0 पर 3√2 आएगा। देन दे आर आस्किंग द Wronskian एट पॉइंट π/4। बाय यूजिंग Abel's formula we can write Wronskian is given by c times integration e power integration minus of coefficient of y dash upon coefficient of y double dash. So this will be minus of sin x cos x dx. So I will be getting c e power minus integration of 10x dx. तो अगर आप 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो you will be getting minus of log of cos x. This is c e minus of log of cos x। यहाँ पर मॉड लगा सकते हैं क्योंकि -π मॉड अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि -π/2 से π/2 में जो आपका cos फंक्शन है वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर मॉड की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सो यू विल बी गेटिंग c cos x। सो दिस इज Wronskian एट पॉइंट x। यहाँ पर अगर आप एट पॉइंट 0 पर निकालोगे तो यू विल गेट c वैल्यू Wronskian एट 0 विच इज इक्वल टू 3√2 एंड इन दिस यू विल गेट c। तो आपकी c वैल्यू हो जाएगी 3√2 क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो c वैल्यू इज 3√2, सो योर Wronskian इज 3√2 cos x। दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ Wronskian एट पॉइंट π/4। तो π/4 पे निकाल सकते हैं एट π/4 विच इज इक्वल टू 3√2 इंटू cos π/4। cos π/4 इज 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, योर आंसर इज 3। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी c। दिस वन इज इजी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ Wronskian एंड Abel's formula। चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द क्रिटिकल पॉइंट 0,0 फॉर द सिस्टम x डैश t इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस के y स्क्वायर साइन x प्लस के और y डैश t इज इक्वल टू 2x माइनस के 2y माइनस 3y cos y स्क्वायर। देन दे आर आस्किंग द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट 0,0। क्लियरली 0,0 हमेशा इसका आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा।
क्योंकि ये भी वैनिश हो रहा है 0 0 पर और ये भी वैनिश हो रहा है 0 0 पर. लेट मी कॉल दिस फंक्शन एज f, लेट मी कॉल दिस g. सो क्लियरली दिस सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम. लेकिन जो अपन लोगों ने केस पढ़े हुए हैं आइगन वैल्यूज वाले, वो हम डिफाइन करते हैं लीनियर सिस्टम के लिए. तो वी नो दैट वी कैन ऑलवेज लीनियराइज दिस. अगर आपका ये कॉन्टिन्यूस है और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, आप चेक कर सकते हो ये आपका स्मूथ फंक्शन है, ये भी आपका स्मूथ फंक्शन है, तो इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. सो वी कैन लीनियराइज दिस सिस्टम एंड क्रिटिकल पॉइंट 0 0 तो सिस्टम को शिफ्ट करते हैं. लेट u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट विच इज x माइनस 0 बराबर x, एंड v को शिफ्ट कर दें y माइनस वाई नॉट विच इज y माइनस 0 विच इज y. तो आपका नया सिस्टम बनेगा u डैश v डैश इज इक्वल टू fx एट पॉइंट 0 0 gx at point 0 0. One second. This is gx at 0 0. This is fy at 0 0. This is gy at 0 0. And this is uv. ये आपके पास नया सिस्टम आएगा एंड दिस सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम, क्योंकि ये कांस्टेंट आएंगे एंड दिस इज अ uv. सो आई विल बी गेटिंग fx, इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. आई विल बी गेटिंग 1 माइनस 0 एंड इसको अगर करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, बट उसकी वैल्यू 0 0 पर निकालेंगे तो ये वाई स्क्वायर इसको 0 पर ले जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा. सो दिस इज 1 एफ वाई एट 0 0. अगर इसको आप पार्शियली डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो आई विल बी गेटिंग माइनस के 2 एंड यहाँ से मिलेगा प्लस के 2y साइन एक्स, एंड 0 0 पर वैल्यू निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस 2. सो दिस इज माइनस 2 gx. इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो आई विल बी गेटिंग 2x, सो दिस टर्म इज 2. इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो आई विल बी गेटिंग माइनस के 2y. gy कर लेते हैं, gy इज माइनस 2 माइनस 3y को रोका, cos y स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के साइन y स्क्वायर इंटू 2y, देन माइनस cos y स्क्वायर को रोका, y का 3 इसको करेंगे 3y को तो 3. तो आपका gy आ जाएगा. एट पॉइंट 0 0 पर वैल्यू निकालोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये दिस इज माइनस 2, ये आपको देगा माइनस 3. सो दिस इज माइनस 5. दिस इज u वेरिएबल v वेरिएबल. तो जो इसके क्रिटिकल पॉइंट का नेचर होता है वही आप जो आपका लीनियराइज सिस्टम आता है उस सिस्टम का जो नेचर होगा वही आपका ओरिजिनल सिस्टम का नेचर रहेगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए. तो आप इसके क्रिटिकल पॉइंट का नेचर बता सकते हैं. आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए निकाल सकते हैं. लेट मी कॉल दिस मैट्रिक्स एज ए मैट्रिक्स. इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए. यहाँ का ट्रेस जो है माइनस 4, सो दिस इज माइनस 4x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. डिटर्मिनेंट विल बी माइनस 5 एंड माइनस माइनस प्लस 4. सो माइनस 5 प्लस 4 दैट इज माइनस 1. सो डिटर्मिनेंट इज माइनस 1. दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसके रूट फाइंड कर सकते हैं. इसके रूट आ जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 प्लस के 4ac. तो 4 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2. तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस के 4 प्लस माइनस दिस इज 2 रूट 5 एंड दिस इज 2. तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस के रूट 5. तो यहाँ से आप देख सकते हो जब आप प्लस साइन लोगे तो आपके पास पॉजिटिव रूट, अगर माइनस साइन लोगे तो नेगेटिव रूट आएगा. तो आपका जो सॉल्यूशन होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में वो कुछ इस टाइप का दिखेगा. ई पावर माइनस 2 माइनस के रूट 5t एंड ई पावर माइनस 2 प्लस के रूट 5t. तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा. आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो एज t इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो आपका t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो ये वाला पार्ट है वो तो इन्फिनिटी पर चले जाएगा, जो ये 0 पर चले जाएगा, लेकिन जो ये वाला सॉल्यूशन है वो 0 0 पर एंटर नहीं करेगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, तो ये इन्फिनिटी पर टेंड करा देगा. सिमिलरली एस टी स्टैंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये वाला पार्ट आपका 0 पर एंटर कर जाएगा, बट ये पार्ट आपका 0 पर एंटर नहीं करेगा. तो इस केस में जो आपका आंसर बनेगा, आंसर विल बी सैडल पॉइंट, क्योंकि इस टाइप की जो ट्रेजेक्ट्री होती है उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट. ऑप्शन ए स्टेबल स्पाइरल पॉइंट. ये स्पाइरल पॉइंट नहीं बनेगा. स्पाइरल पॉइंट बनाने के लिए आपकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कुछ इस टाइप से वर्क करती है. ये आपकी ट्रेजेक्ट्री होती है. इसको बनाने के लिए आपको ई पावर अल्फा टी कॉस बीटा टी
एंड ई पावर अल्फा टी साइन बीटा टी। इस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए जिसमें अल्फा नॉन जीरो हो और बीटा भी नॉन जीरो हो, यानी कि आपके पास प्योरली को मतलब कॉम्प्लेक्स रूट मिलने चाहिए जिसमें रियल पार्ट नॉन जीरो, तब आप जाके इस टाइप की ट्रैजेक्टरी बना सकते हैं। ऑप्शन बी अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट, स्पाइरल नहीं है, अनस्टेबल और स्टेबिलिटी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन डी स्टेबल नोड, ये नोड नहीं है क्योंकि नोड में आपका हर एक सॉल्यूशन किसी एक साइड से जीरो पर एंटर कर जाता है, बट ये कभी भी दोनों सॉल्यूशन जीरो पर एंटर नहीं करेंगे विद टुगेदर। ये सॉल्यूशन जीरो पर जाएगा तो ये इन्फिनिटी पर ले जाएगा, ये इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये जीरो पर जाएगा, तो नोड भी नहीं है। नोड के लिए दोनों सॉल्यूशन जीरो जीरो पर अप्रोच करते हैं और एंटर कर जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 solution of a certain second order non-homogeneous linear differential equation are y1, y2, y3 एंड वेरीफाई कर सकते हो y1, y2, y3 तीनों की तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो वो कुछ इस टाइप की दिखेगी, y डबल डैश प्लस के a1x y डैश प्लस के a2x y इज इक्वल टू सम rx। इसका मैंने कोएफिशिएंट 1 लिया हुआ है ताकि जो आपकी इक्वेशन है वो हमेशा सेकंड ऑर्डर की रहेगी, क्योंकि जो भी कोएफिशिएंट होगा वो नॉन वैनिशिंग होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो नॉन वैनिशिंग है तो आप उससे हमेशा डिवाइड लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, कोई n डिग्री की क्यों नहीं हो, तो अगर इसकी कोई भी आपके पास y1, y2, yn सोल्यूशन है, and solution of yn plus a1 yn minus 1 plus up to an y plus an plus 1y is equal to 0. 1 second, here I should have written an minus 1 and it should be an y. यहाँ जीरो की जगह आर एक्स कर देते हैं। तो अगर कोई भी इसके n सॉल्यूशन आप पिक कर रहे हो देन समेशन अल्फा आई वाई आई इज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ समेशन अल्फा आई वैल्यू इज 1 और आर एक्स इज 0। यानी कि अगर आपकी सिस्टम, आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है तो आपका हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन उसका सॉल्यूशन बनता है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो ये तभी बनेगा जब समेशन अल्फा आई 1 हो, यानी कि जो इनकी कोएफिशिएंट है उनका सम 1 होना चाहिए। आपको ऑप्शन ए में गिवन है c1 प्लस 1 y1 प्लस c2 माइनस c1 y2 माइनस c2 y3। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट का सम देखिए आप कितना हो जाएगा, c1 प्लस 1 प्लस c2 माइनस c1 माइनस c2, c2 से c2 कौन सी, c1 से c1, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट का सम 1 आ गया, तो a हमेशा ट्रू हो जाएगा, a इज ट्रू। b में अगर आप कोएफिशिएंट का सम देखेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट बनेंगे c1 माइनस c2 एंड प्लस c2 माइनस c2। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट का सम है वो कभी भी 1 नहीं बन रहा। सेकेंड ऑप्शन में कोएफिशिएंट आपके पास है c1 माइनस c2 प्लस c2 माइनस c2, तो ये 0 बनेगा, कभी भी 1 नहीं बनेगा, तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि आपकी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। ऑप्शन सी अगर आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट का सम देखिए c1 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c2 प्लस c3 माइनस c3, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट का सम 0 बन रहा है तो ये भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ऑप्शन डी c1 y1 माइनस y3 प्लस c2 y3 माइनस y2 प्लस के y1, यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम देखिए c1 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c2 प्लस के 1, तो यहाँ पर समेशन जो है वो 1 बन जाएगा, तो कोएफिशिएंट का सम 1 है तो ये हमेशा इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है एंड y1 y2 y3 उसके ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो इनका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर सम 1 आ रहा है कोएफिशिएंट का तो वो हमेशा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। आप कोई सा भी सॉल्यूशन लोगे वो हमेशा इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। सो ऑप्शन ए एंड डी विल बी ट्रू। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब सिर्फ पढ़ने में, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके छोड़ के आ जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ोगे और टिक कर दोगे आंसर आप। द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू द इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y dash plus qx y is equal to rx, where x is in interval I and p q r are non-zero continuous on interval I, seeks a particular solution of the form ypx is equal to v1x plus, आपके पास इक्वेशन है y डबल डैश प्लस के py डैश प्लस q of y is equal to rx. It seeks a particular solution ypx which is of the form v1x y1 plus v2x y2, where y1 y2 are Li solution of y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y 0, यानी कि y1 y2 आपके होमोजीनियस पार्ट के दो Li सोल्यूशन है, एंड v1x v2x फंक्शन आर टू बी डिटरमाइंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरीली ट्रू। अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्मेट का होता है तो आपका जो ypx निकाल के आए हो प्रूफ करके वो होता है माइनस के y1 इंटीग्रेशन y2 r by w, where this r is non-homogeneous part and w is Wronskian of y1 and y2, where y1 and y2 are Li solution of homogeneous part. dx, अगर यहाँ पर आप प्लस कॉन्स्टेंट c लिख दोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे विदाउट कॉन्स्टेंट तो ये आपका हमेशा pi देता है, प्लस के y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 r by w dx, where r is a non-homogeneous part, this right hand side. चलिए फर्स्ट ऑप्शन, Wronskian of y1 and y2 is never zero in I. अगर आपके सॉल्यूशन Li होते हैं इफ एंड ओनली इफ Wronskian is नॉन जीरो, क्योंकि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सेकेंड जो ये आपका इसका कोएफिशिएंट है वो नॉन वैनिशिंग है, सो ऑप्शन ए इज इन जनरल ट्रू। ऑप्शन बी, v1 and v2 एंड v1 y1 प्लस v2 y2 आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। क्या v1 v2 के ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने की कोई गारंटी है? देखिए इस टर्म को समझते हैं क्लियरली, दिस इज योर माइनस v1, दिस इज योर v2, y2 आपका कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, rx आपका कॉन्टिन्यूस गिवन है, इसके डिफरेंशिएबल होने की कोई गारंटी नहीं है, w आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि w आप लिखते हो y1 y2 डैश माइनस के y2 y1 डैश, और वो दोनों सॉल्यूशन होते हैं तो वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो आपका जो w होगा वो वन टाइम डिफरेंशिएबल होगा एटलीस्ट, हायर डेरिवेटिव की बात नहीं कर सकते। तो y2 इज डिफरेंशिएबल, w इज डिफरेंशिएबल, बट rx नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, बट rx इज कॉन्टिन्यूस, सो दिस ओवरऑल पार्ट इज कॉन्टिन्यूस। अगर आपका अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो अगर आप उसमें इंटीग्रल लगाते हो तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल बन जाता है, जैसे से इंटीग्रेशन a to x fx dx, अगर ये f आपका कॉन्टिन्यूस है तो ये ओवरऑल फंक्शन आपका वन टाइम डिफरेंशिएबल बन जाता है, हायर डेरिवेटिव की बात नहीं बोल सकते इन जनरल। तो ये आपने रीमान इंटीग्रेबिलिटी में थ्योरी पढ़ी हुई है, तो यहाँ से आप v1 को डिफरेंशिएबल बना सकते हो। सिमिलर आर्ग्यूमेंट फॉर v2 इज डिफरेंशिएबल, v1 इज डिफरेंशिएबल, बट इसके हायर डेरिवेटिव की बात नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपका ये कॉन्टिन्यूस है तो विद इंटीग्रेशन इट बिकम्स डिफरेंशिएबल, बट एक बार और डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर v1 और v2 के डिफरेंशिएबल होने की कोई गारंटी नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स एंड v1 y1 प्लस v2 y2 आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। v1 y1 प्लस v2 y2 ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है बिकॉज दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा तो एटलीस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएबल होगा, तो दिस इज एटलीस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएबल। ऑप्शन सी, v1 and v2 may not be twice differentiable but v1 y1 plus v2 y2 is twice differentiable, ट्रू है क्योंकि v1 v2 की कोई गारंटी नहीं डिफरेंशिएबल होने की। ऑप्शन डी, सी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी, द सोल्यूशन सेट ऑफ द y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू rx कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ay1 प्लस by2 प्लस yp। तो जब भी आप नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो पहले आप होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकालते हो, वहाँ से उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हो, देन पी वाला पार्ट आप अलग से फाइंड करते हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वही गिवन है ऑप्शन डी में, दिस इज ट्रू। सो ए, सी एंड डी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका देखते ही हो जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था।
चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेगमेंट की. दिस इज बेस्ड ऑन स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम. कंसिडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज 0. फॉर x इज इन -1 to 1 and y at -1 पर वैल्यू 1 गिवन है, y डैश एट -1 पर वैल्यू y डैश एट 1 गिवन है. सो दिस इज पीरियोडिक स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम. लोग इसके स्टेटमेंट याद करके जाते हैं. अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट याद नहीं है तो भी आप इन क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है. अगर आप सोचो कि आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है. ऑप्शन ए, ऑल द आइगन वैल्यू आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. ऑप्शन बी, ऑल द आइगन वैल्यू आर नॉन नेगेटिव. क्या 0 इसकी आइगन वैल्यू बनेगी? अगर लैम्डा इक्वल टू 0 में पुट करता हूँ, सो आई विल गेट y डैश बराबर 0. दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल टू c1x प्लस c2. इस पर कंडीशन इम्प्लाई करते हैं, तो y एट -1 पर वैल्यू और y एट 1 पर वैल्यू सेम है. सो आई विल बी गेटिंग c1 प्लस c2 इज इक्वल टू -c1 प्लस c2. सो c2 विल गेट कैंसिल आउट, c1 विल बी 0. c1 0 हो गया तो आपके पास y आ गया कांस्टेंट सोल्यूशन, कांस्टेंट. एंड y डैश एट -1 और y डैश एट 1 ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट सॉल्यूशन है तो इसके डेरिवेटिव हमेशा 0 हो जाएंगे. तो दिस कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज आर्बिट्री. सो यू कैन से एनी कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो वी कैन से लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू, बिकॉज इसके पास हमेशा अगर आप 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट लोगे तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा. एंड जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता है, देन वी से दिस लैम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. एंड दिस इज समटाइम्स कॉल्ड आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. सो लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू. ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा. ऑल आइगन वैल्यू आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव सिंस वी हैव अ 0 आइगन वैल्यू. नाउ यू कैन वेरीफाई इफ योर लैम्डा इज. चलिए इसको इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि ये तरीका आप सब लोग जानते हो. आप लैम्डा को प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पुट करोगे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर. बस मैंने आपको लैम्डा इज इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू दिखाई. इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं. सी y डबल डैश इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि मैंने दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ -1 से 1 में. सो -1 से 1 y डबल डैश इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन -1 to 1 y स्क्वायर डी एक्स. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू. इफ दिस लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, अगर ये आइगन वैल्यू है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल. y डबल डैश का एंटी डेरिवेटिव y डैश, y को एज इट इज रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे -1 to 1 माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 y डबल डैश का एंटी डेरिवेटिव y डैश, इसका डेरिवेटिव y डैश डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -1 to 1 y स्क्वायर डी एक्स. अगर आप यहाँ लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा y डैश एट 1 इंटू y एट 1 माइनस y डैश एट -1. लिखते हैं y डैश एट 1 y एट 1 माइनस y डैश एट -1 एंड y एट -1. ये मिलेगा. वी हैव गिवन y एट -1 पर वैल्यू और y एट 1 पर वैल्यू सेम है, तो 1 पर और -1 पर वैल्यू सेम है, तो यहाँ -1 की जगह मैं 1 भी कर सकता हूँ. तो इसको y ऑफ 1 बना लेते हैं एंड y डैश एट -1 पर y ऑफ 1 के बराबर है, तो इसको मैं 1 कर लेता हूँ. तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा. तो इसको रिमूव कर देते हैं. ये आपका बाउंड्री कंडीशन की वजह से वैनिश हो जाएगा. सो आई विल बी हैविंग -1 to 1 y डैश का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस कैंसिल आउट -1 to 1 y स्क्वायर डी एक्स. आई विल हैव दिस इक्वालिटी. नाउ ऑब्जर्व, क्या y डैश आपका थ्रू आउट वैनिश हो सकता है? इफ y dash is 0 throughout or identically, so this will imply y is a constant function, क्योंकि y आपका 0 हो रहा है -1 to 1 में एंड -1 to 1 इज अ कनेक्टेड सेट. अगर आपका डेरिवेटिव किसी कनेक्टेड सेट पर वैनिश हो रहा है तो वो फंक्शन आइडेंटिकली कांस्टेंट हो जाएगा. अगर फंक्शन आइडेंटिकली कांस्टेंट है, सो y dash is 0, दिस विल इम्प्लाई y डबल डैश इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये आपका थ्रू आउट ही वैनिश हो रहा है, तो y डबल डैश आपका 0 हो जाएगा. सो आई विल बी गेटिंग lambda into y is equal to 0. So this will imply either lambda is 0 or y is equal to 0. Since अगर y 0 हो गया तो lambda का भी आइगन वैल्यू नहीं बनेगी. So
दिस इज नॉट द केस, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो आपका कांस्टेंट सॉल्यूशन तभी बनेगा जब लैम्डा 0, क्योंकि ये अगर कांस्टेंट बनेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड दिस केस वी हैव डिस्कस्ड. सो वी आर डीलिंग विद व्हेन y डैश इज नॉट आइडेंटिकली 0. सो इन दिस केस माई y डैश इज नॉट आइडेंटिकली 0. सम किसी पॉइंट पर वैनिश हो सकता है, बट आइडेंटिकली 0 होने की कोई गारंटी नहीं है. सो आई कैन से दिस y डैश इज अ नॉन जीरो फंक्शन. सो y dash is a non-zero function, so y dash का square is a non-zero function, and integration of a positive continuous function is always positive. So this is positive always. Similarly this y is non-zero, तो इसका square हमेशा positive function हो जाएगा. And integration of a positive continuous function is always positive. This is the basic property of Riemann integrability. So this is positive, this is positive. So this will force lambda has to be positive. And lambda is equal to 0, this case we have discussed. So lambda is always bigger than 0. अगर आप आइगन वैल्यू पिक करोगे या तो आपका y 0 हो जाएगा, सॉरी या तो y कांस्टेंट हो जाएगा या आपका lambda पॉजिटिव हो जाएगा. तो अगर y कांस्टेंट हुआ तो lambda 0, अदरवाइज lambda इज पॉजिटिव. सो वी कैन से दिस lambda इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. तो इस मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है. कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप lambda की आर्बिट्री वैल्यू पिक करोगे हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी इक्वेशन सॉल्व हो पाए. इस टाइप की सॉल्व हो जाएगी, बट इन जनरल कोई गारंटी नहीं है. ऑप्शन बी इज ट्रू. ऑप्शन सी, डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल इन L2 -1 to 1. L2 -1 to 1 का मतलब होता है आपके स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द डोमेन -1 to 1, यानी कि आप इंटीग्रेशन लो -1 to 1 f स्क्वायर dx, दिस क्वांटिटी शुड बी फाइनाइट, यानी कि स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द इंटरवल -1 to 1, यानी कि जो आइगन फंक्शन है वो इसके मेंबर होने चाहिए और वो हमेशा ऑर्थोगोनल होना चाहिए. तो अगर आप आइगन फंक्शन पिक करोगे डिस्टिंक्ट तो वो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं. दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक स्टर्म लाइवली सिस्टम एज वेल एज रेगुलर स्टर्म लाइवली सिस्टम. इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहो तो मैं आपको हिंट देता हूँ, बाकी ट्राई आप करना, ईजी सा प्रूफ है. आप अज्यूम करो कि आपके पास λ1 के करस्पॉन्डिंग y1 आइगन फंक्शन है, λ2 के करस्पॉन्डिंग y2 आइगन फंक्शन है. y1 y2 डिस्टिंक्ट है, सो λ1 और λ2 मैं डिस्टिंक्ट अज्यूम कर रहा हूँ. सो फ्रॉम हियर आई विल बी गेटिंग y1 डबल डैश प्लस के λ1 y1 इज 0, y2 डबल डैश प्लस के λ2 y2 इज 0. इसमें आप y2 का मल्टीप्लाई कराओ, इसमें y1 का मल्टीप्लाई करो, देन सब्ट्रैक्ट करो. सो आई विल बी गेटिंग λ1 माइनस λ2, y1 y2 कॉमन आउट, प्लस के y1 डबल डैश माइनस के y2 डबल डैश. आई विल हैव दिस वन. आप चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज λ2 माइनस λ1 y1 y2 इज इक्वल टू y2 डबल डैश माइनस के y1 डैश. अब आप इंटीग्रेशन कर दो -1 से 1 और इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करोगे तो आपके पास इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो -1 से 1, यहाँ -1 से 1, यहाँ दोनों केसेस में आपको एंटी डेरिवेटिव पता होंगे. देन उसके बाद बाउंड्री कंडीशन का यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस पार्ट इज बिकमिंग 0 एंड ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा. सो आइदर दिस इज 0 और दिस विल बिकम 0. देन हियर यहाँ पर हो सकता है आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि ये इंटीग्रेशन 0 होगा. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटीग्रेशन 0 होगा एंड दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी, और इसको आप आउटसाइड ले सकते हो. तो दिस इज सेम एज λ1 माइनस λ2 इंटीग्रेशन -1 to 1 y1 y2 dx. तो आपका ये 0 बन जाएगा ये वाली साइड. तो यहाँ से ये नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो आपकी ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी. अगर ये क्वांटिटी 0 होगी तो आप जो ऑर्थोगोनलिटी डिफाइन करते हो वो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटीग्रेशन डिफाइन करते हो. यहाँ पर जो ऑर्थोगोनलिटी होगी वो डिफाइन करते हो इंटरवल a to b y1 y2 and rx dx, where this rx is called weight function. तो वेट फंक्शन होता है वो लैम्डा का कांस्टेंट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 है. तो इस rx का काफ़ी बड़ा रोल होता है यहाँ पर इसकी चीज़ें शो करने के लिए. यहाँ पर rx की वैल्यू 1 है, तो इसको इंटीग्रेट करना, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करना, वहाँ से डायरेक्टली शो कर सकते हो कि दिस इज these y1 and y2 are orthogonal. Option D, the sequence of eigenvalues is bounded above. The sequence of eigenvalue is bounded above. This is again a false option,
क्योंकि जो आइगन वैल्यू की सीक्वेंस होती है वो हमेशा इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है अगर आपकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो वहां से कर सकते हो, अगर स्टेटमेंट याद नहीं है तो डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो। वी हैव लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अगर लैम्डा आपकी 0 है तो कांस्टेंट सॉल्यूशन है। सपोज लैम्डा इज पॉजिटिव, सो वी कैन राइट y डबल डैश प्लस के लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे दैट विल बी m स्क्वायर प्लस लैम्डा बराबर 0, तो आपके रूट आएंगे प्लस माइनस के आयोटा लैम्डा। इस केस में सॉल्यूशन बनेगा c1 cos रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन रूट लैम्डा x, क्योंकि आपका रियल पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू c1 cos रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन रूट लैम्डा x। यहाँ से आप इनिशियल कंडीशन इम्पोज करोगे, सो y ये भी आप लोग करना है, इसमें भी कुछ नहीं है, आप जस्ट इनिशियल कंडीशन पुट करो और जो ये लैम्डा है ये आप आर्बिट्ररीली फाइंड कर सकते हो। तो ये हमेशा अनबाउंडेड अबव आएगी और डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पर। सो वी हैव y इज इक्वल टू c1 पुट कर लेते हैं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। y एट -1 पर वैल्यू और y1 पर वैल्यू सेम है। चलिए इसको देखते हैं। c1 cos माइनस के रूट लैम्डा, इस माइनस को मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि cos आपका इवन फंक्शन होता है, तो cos माइनस एक्स इज सेम एज cos x, तो cos रूट लैम्डा प्लस c2 साइन आपका ऑड फंक्शन होता है एंड cos इवन फंक्शन होता है, तो दिस इज माइनस c2 साइन रूट लैम्डा x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 पर, सो c1 cos रूट लैम्डा प्लस c2 साइन रूट लैम्डा। इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फ्रॉम हेयर आई विल बी हैविंग c2 इज कॉमन आउट और 2 टाइम्स c2 साइन रूट लैम्डा इज 0। यहाँ से आपके पास दो केस बनेंगे, या तो आपका c2 0 होगा या साइन रूट लैम्डा 0 होगा। सो आइदर c2 इज 0 और रूट लैम्डा इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से आपके पास आइदर c2 इज 0 और लैम्डा बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये अनबाउंडेड अबव है। अगर आप c2 को 0 अज्यूम कर रहे हो, अगर c2 नॉन जीरो है तो ये केस आएगा, देन वी आर डन। अगर c2 0 हुआ, से c2 इज 0, देन वी विल हैव y इज इक्वल टू c1 cos रूट लैम्डा x, डेरिवेट करूँगी इसको, सो आई विल बी गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा माइनस c1 साइन रूट लैम्डा x, ये आ जाएगा। देन इस बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे y डैश एट -1 पर वैल्यू और y डैश एट 1 पर वैल्यू सेम है, तो y डैश एट -1 इज सेम एज y डैश एट 1, सो आई विल बी गेटिंग y डैश एट -1 पुट करेंगे, सो साइन इज अ ऑड फंक्शन, सो माइनस प्लस हो जाएगा ये c1 रूट लैम्डा रूट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1 रूट लैम्डा साइन रूट लैम्डा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2c1 रूट लैम्डा साइन रूट लैम्डा इज 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो अगर c2 0 है तो c1 कैन नॉट बी 0, अगर c1 0 हुआ तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट विल फोर्स दैट लैम्डा इज नॉट एन आइगन वैल्यू। सो c1 must be non-zero, then this will imply either root lambda is 0 or this is 0. But अगर root lambda 0 हुआ तो lambda 0 हो जाएगा, but we are discussing when lambda is positive. So this will force that sin root lambda is 0. So again you will imply lambda is equal to n square pi square. So जो आइगन वैल्यूज का सेट है वो इंक्रीजिंग मोड में है, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पर। सो ऑप्शन डी फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। So I hope आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डू व्हाट्सएप में ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस you are always welcome. Thanks for watching this solution series.